हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के पीछे क्या कारण रहे। इससे पहले हमने स्थायी बंदोबस्त के विषय में आपको पढ़ाया था। स्थायी बंदोबस्त कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था। कंपनी भविष्य के लाभों से वंचित हो रही थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में निरंतर युद्ध व संघर्ष के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति पर दबाव ज़्यादा था, इसलिए भी कंपनी ने मध्यस्थ व बिचौलियों के अंश को समाप्त करने का प्रयास किया और एक नई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। बंगाल में तो जमींदार वर्ग था, किंतु पश्चिम व दक्षिण भारत में भू राजस्व प्रबंधन के लिए कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। इस व्यवस्था के सूत्रधार थॉमस मुनरो व कैप्टन रिड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत रैयतों को भूमि का स्वामी माना गया। यानी स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था, किंतु रैयतवाड़ी व्यवस्था में पंजीकृत रैयतों यानी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया तथा बिना किसी मध्यस्थ या बिचौलियों के सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ भू राजस्व का प्रबंधन किया गया। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। कैप्टन रिड ने सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इसे लागू किया और मद्रास के गवर्नर बनने के बाद 1820 में मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास में लागू किया। यानी कैप्टन रिड ने सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इसे लागू किया और थॉमस मुनरो ने मद्रास के गवर्नर बनने के बाद संपूर्ण मद्रास में इसे 1820 में लागू किया। 1825 में यह बंगाल तथा 1858 तक संपूर्ण दक्कन व अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग, जिसमें मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था में रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में किसानों को 33 से 35% के बीच लगान कंपनी को देना होता था। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निर्धारित की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषक स्वामित्व की किसी प्रथा का जन्म नहीं हुआ, बल्कि जमींदारों की जगह अब राज्य ने ले ली और वे सरकार के केवल बटाई मात्र होकर रह गए। जो नियम पूर्वक मालगुजारी न भरें तो उनकी जमीनें बेच दी जाएंगी। इसके अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा कृषि भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और उस भूमि की उत्पादक क्षमता को आधार बनाकर जो है भू राजस्व को निर्धारित किया गया। यह सामान्यतः कुल उत्पादन का 2/5 भाग होता था, किंतु 1820 के बाद इस व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। किसानों का यह विकल्प समाप्त कर उन पर जबरदस्ती अधिक उत्पादन के लिए दबाव डाला गया व भूमि के वास्तविक सर्वेक्षण की बजाय अनुमान के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाने लगा, जिससे किसानों का व्यापक शोषण हुआ। 1855 के पश्चात तब स्थिति में सुधार देखा गया जब भू राजस्व की रकम कम की गई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आरंभिक सर्वेक्षण प्रिंगले ने कराया व भू राजस्व की राशि अधिकतम निर्धारित की गई। इसके पश्चात वेंगेर और गोल्ड स्मिथ के द्वारा सर्वेक्षण कराए गए। इसमें वास्तविक सर्वेक्षण को आधार बनाया गया। 1836 के पश्चात बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थिति में आंशिक सुधार देखने को मिला। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य रहे। पहला उद्देश्य था राज्य की आय में वृद्धि और दूसरा रैयतों की सुरक्षा। बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या परिणाम हुए। शीघ्र ही किसानों ने अनुभव किया कि राज्य सरकार ही बड़े जमींदार की भूमिका निभा रही है। भू की राशि अधिकांश क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रखी गई। फॉर एग्जाम्पल, मद्रास में कुल उत्पादन का 45 से 55% मालगुजारी के रूप में निर्धारित की गई और सरकार जब चाहे बार बार पुनर्निरीक्षण कर मालगुजारी बढ़ा देती, जिससे किसान इतनी बड़ी रकम चुका नहीं पाए। रैयत की फसल सूखा या बाढ़ से नष्ट होने पर भी उसे मालगुजारी देनी पड़ती थी। नतीजन भू राजस्व की रकम व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महाजनों से उन्हें कर्ज लेने
रैयत जो है वो किसान कर्ज लेने लगे और ऋण के जाल में फंसते चले गए। अब धीरे धीरे भूमि का हस्तांतरण किसानों से महाजनों की ओर होने लगा। दूसरी तरफ रैयतवाड़ी क्षेत्र में कुछ समृद्ध किसानों ने भूमि को खरीदकर अपनी जोत को अत्यधिक बढ़ा दिया और वे भूमिहीन कृषकों को बटाई पर भूमि देने लगे। यानी जो कुछ धनी किसान थे उन्होंने मतलब अपनी जोत का आकार बढ़ाया, यानी भूमि को खरीदकर अपनी जोत का आकार बढ़ा दिया और वे जो भूमिहीन दूसरे भूमिहीन कृषक होते थे उन्हें बटाई पर यानी किराए पर भूमि देने लगे। इस व्यवस्था को कृत्रिम जमींदार वर्ग के उदय के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाओं के विषय में, जिसमें पहली तीन कठिया प्रथा। इसके अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने ब्रिटिश बागान मालिकों के साथ किए गए अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। दूसरी है ददनी प्रथा, जो उस समय प्रचलित थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों को अग्रिम संविदा के तौर पर रुपया दे देते थे। तीसरी है दुबला हाली प्रथा, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर सूरत में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत दुबला हाली नाम के भूदास जो थे अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। कमयौती प्रथा बिहार व उड़ीसा में प्रचलित थी। कमिया जाति के लोग अपने मालिकों से लिए गए ऋण पर ब्याज राशि के बदले आजीवन उनकी सेवा करते थे। महालवाड़ी व्यवस्था के विषय में बात करेंगे। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली दोषपूर्ण थी। ये बात 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में स्पष्ट हो गई थी। इन्हीं दोषों का परिणाम था जो कंपनी अपने भावी लाभ से वंचित हो गई। इस काल में कंपनी युद्ध व संघर्षों में उलझी हुई थी। दूसरा, ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति में निवेश के लिए भी बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी, इसलिए एक नई पद्धति यानी महालवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। महालवाड़ी पद्धति उत्तर भारत तथा उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े भाग में लागू की गई। 1801 तथा 1806 के बीच ब्रिटिश कंपनी को हस्तांतरित क्षेत्र तथा विजित क्षेत्र के रूप में एक बड़ा भाग प्राप्त हो गया था। आरंभ में इन्हीं क्षेत्रों में प्रबंधन किया गया। आगे चलकर इस व्यवस्था का विस्तार मध्य प्रांत व पंजाब में भी किया गया। उत्तर भारत में जमींदार तथा मध्यस्थ के रूप में तालुकेदार स्थापित हो रहे थे। शुरुआत में कंपनी ने इनके सहयोग से भू राजस्व की वसूली आरंभ की, किंतु आगे तालुकेदारों की शक्तियों में कटौती की गई और तथा कंपनी ने अधिकतम रूप से भू राजस्व की वसूली पर बल दिया, जिससे कुछ तालुकेदारों में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु सरकार ने सख्त होकर विरोध को दबा दिया। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कंपनी के सचिव हॉल्ट मैकेंजी द्वारा बंगाल के रेगुलेशन के आधार पर की गई। इस पद्धति के तहत ग्राम या संपूर्ण महाल के साथ भू राजस्व प्रबंधन किया गया। इसमें यानी स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक समझा गया, बनाया नहीं गया। और महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव यानी पूरे महाल के साथ जो है भू राजस्व का प्रबंधन किया गया। तो इसमें भू राजस्व का निर्धारण समूचे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल व गांव के सारे कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। संपूर्ण महाल के साथ भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए उस गांव या महाल की भूमि का व्यापक सर्वेक्षण होना था और फिर सर्वेक्षण के आधार पर राजस्व की राशि तय की जानी थी। इस पद्धति के अंतर्गत भू राजस्व की राशि अधिकतम रूप से निर्धारित की गई। फॉर एग्जाम्पल, जिस क्षेत्र में तालुकेदार के माध्यम से वसूली की गई वहाँ यह कुल भूमि लगान का 30% निर्धारित की गई और जहाँ ग्राम प्रधान के माध्यम से ग्राम या महाल से लगान वसूल किया जाना था, वहाँ भू राजस्व की राशि कुल भूमि लगान का 95% निर्धारित की गई। महालवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण भारत के 30% भाग यानी दक्कन के जिलों, मध्य प्रांत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आगरा और अवध पर लागू की गई थी। 1830 के दशक से पहले यह व्यवस्था सीमित रूप से प्रभावी रही, किंतु विलियम बेंटिक के काल में मार्टिन बर्ड नामक अधिकारी ने इस पद्धति का सरलीकरण किया। भूमि के सर्वेक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई। बर्ड द्वारा भूमि का मानचित्र व पंजीयन तैयार किया गया और इसके बाद भू राजस्व की राशि कुल भूमि लगान का 66% निर्धारित की गई और यह प्रबंधन 30 वर्षों के लिए किया गया। इस तरह मार्टिन बर्ड से लेकर जेम्स टॉमसन के काल तक महालवाड़ी पद्धति का बेहतर रूप उभर कर सामने आया।
अब बात करते हैं महालवाड़ी प्रथा के क्या परिणाम रहे। महालवाड़ी व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष इसका महाल के मुखिया यानी गांव के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बनाना था। किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार मिलने से जो है प्रधान की शक्ति में वृद्धि हुई। इससे सरकार व किसान के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था, जिसका लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए। अब इन तीनों व्यवस्थाओं पर एक नज़र डालते हैं, यानी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था का एक साथ विश्लेषण करेंगे। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा 1791 में स्थापित की गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की जन्मदाता टॉमस मुनरो व कैप्टन रिड थे, जिन्होंने 1820 में इसे लागू किया। और महालवाड़ी व्यवस्था की जन्मदाता होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे, जिन्होंने 1822 में इसे लागू किया। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास व असम में लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत व पंजाब में लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था समस्त ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर। स्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व जो है जमींदार को प्रदान किया गया और वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान को बनाया गया और महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार था। स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को सौंपी गई और रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को और महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर की दर 33 से 35% निर्धारित की गई, वहीं महालवाड़ी व्यवस्था में कर की दर 60% निर्धारित की गई। अब बात करते हैं इन तीनों व्यवस्थाओं के संयुक्त रूप से प्रभाव के विषय में। इन व्यवस्थाओं से पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों में दरिद्रता आ गई, कृषि में ठहराव व अवनति हुई, पुराने जमींदारों की तबाही हुई और नए जमींदारों का उदय हुआ और कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी ब्रिटिश भारत में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।